बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद नॉवेल लेकर आए हैं। जो रुके तो कोहे किरां थे हम। किस्त नंबर 64 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। सारा, सिमी आंटी ने आने वाले शख्स को दरवाजे पर ही छोड़ा और सारा के कमरे की तरफ लपकी। सारा गोद में लैपटॉप रखे वो गाना सुन रही थी और स्क्रीन पर नजरें जमाए इसका वीडियो भी देख रही थी। सारा, सिमी आंटी ने आगे बढ़कर लैपटॉप के बोर्ड पर बड़ा सा बटन दबाया। क्या हुआ? सारा ने चौंक कर सिमी की तरफ देखा। सिमी आंटी के चेहरे पर सरासनीगी थी और उनकी टांगें जैसे किसी के रोग की वजह से कँपा रही थी। हुआ क्या है? आप बता क्यों नहीं रही आखिर? सारा ने झुंझलाकर पूछा। वो उधर, सिमी ने कांपती आवाज़ में कहते हुए दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया। ओफो, क्या है उधर? सारा की गोद में रखा लैपटॉप उठाकर मेज़ पर रखा और इसका चार्जर और तारें उठाकर साइड पर लटका दी। है क्या उधर? जीन भूत देख लिए या किसी का साया? वो बड़बड़ाते हुए साथ वाले कमरे की तरफ चली। दोनों कमरों के दरमियानी दरवाजे तक आकर रुक गई, बल्कि इसे रुक जाना पड़ा। दूसरे कमरे में मौजूद शख्स इसके सामने था, जो कतई अजनबी होते हुए भी न जाने क्यों इसे बेहद मानूस शक्ल लगा था, यूँ जैसे इसे कई बार देख चुकी हो। शायद वो इक़्तिबास का शिकार हो रही थी। वो दरवाजे पर हाथ रखे वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी। क्या बात है, तुम वहीं क्यों रुक गई? इसके सामने खड़े शख्स ने कहा। जवाब में सारा से कुछ कहा नहीं गया। वो वहीं खड़े ठीक इस शख्स को देखती चली जा रही थी। यहाँ आओ, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, आने वाले शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाजे के दरमियान खड़ी सफ़ेद लिबास में मलबूस जर्द रंगत सियाह आंखों वाली ये लड़की शायद इस शख्स को भी खासी मानूस लगी थी। जब ही दोस्ताना अंदाज में इसकी तरफ देख रहा था, इसने इस लड़की के शाने पर बिखरे सियाह बालों की तरफ देखा और फिर इसकी नज़र दरवाजे पर रखे इसके हाथ पर रुक गई। एक नखीफ और जर्द हाथ जिसकी रगें खींची हुई थी। क्या वहीं खड़ी रहोगी? इसके हाथ से ज़बरदस्ती नज़रें हटाते हुए इसने कहा था। आप कौन हैं? सारा ने मुसलसल इसकी तरफ देखते हुए भारी मगर नीची आवाज़ में सवाल किया था। मैं बिलाल सुल्तान हूँ, इस शख्स ने अपना तारुफ करवाया था। क्या तुम्हें मालूम है कि साद सुल्तान के बाप का नाम बिलाल सुल्तान है? नहीं, सारा ने पहली बार सूरत हाल को समझते हुए सर हिलाया। हम इससे मुतालिक किसी को नहीं जानते। हम, वो शख्स मुस्कुराया, और किसी को नहीं जानते। इसने अबरू चढ़ाकर सारा की तरफ यूँ देखा जैसे कह रहा हो, सोच लो, क्या वाकई तुम इससे मुतालिक किसी को नहीं जानती? महानूर को भी नहीं? इसने सवाल किया। महानूर मेरी दोस्त है, सारा ने वहीं खड़े खड़े एक टांग से जिस्म का बोझ दूसरी टांग को मुंतकिल करते हुए कहा। बिल्कुल, दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है। वो मुस्कुराया। और मैं तो दोस्त का बाप हूँ। यकीनन मैं इस सलूक का मुस्तहिक नहीं हूँ कि मुझे इतनी देर तक यहाँ खड़ा कर रखा जाए। सारा ने एक नज़र इन पर डाली और दरवाजे का सहारा छोड़कर पैर घसीटती आगे बढ़ी। आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें। इसने इस लाउंज कम ड्राइंग रूम के हर किस्म के कमरे में रखे टू सीटर सोफ़े की तरफ इशारा किया। वो सोफ़े पर बैठ गए और कमरे में मौजूद चीज़ों का तायराना नज़र डाली। सीमी आंटी अच्छी सा भी सारा के कमरे से निकल कर इधर आ गईं। इनके चेहरे पर अभी भी घबराहट आया थी। ये साद के फादर हैं सीमी आंटी, आप क्यों घबरा गई इतना? सारा ने कहा। साद के फादर हैं, इसलिए तो घबरा गई शायद। सीमी ने दिल में सोचा कि यहाँ कैसे और क्यों आ गए। अब न जाने आगे क्या होने वाला है। मैंने तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना था, आज तुम्हें देखने और मिलने भी चला आया। बिलाल ने सारा के चेहरे पर नजर आती घबराहट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सारा की नज़र झुकी हुई थी और वो फर्श को तक रही थी। मुझसे मिलने, मुझे देखने, इसने सोचा। यकीनन महानूर ने इनसे मेरा जिक्र किया होगा। जो बात साद ने इनको नहीं बताई, महानूर ने बता दी। टिपिकल गर्लिश मेंटेलिटी। इसे गुस्सा आने लगा। इसने साद की मोहब्बत का राज क्या पा लिया? लगता है आप इसे बाहिर ही हो गई। ये भी नहीं सोचा कि सारा तो इसके महबूब का राज है, इसे आया नहीं करना चाहिए।
मगर नहीं, इसने सोचते सोचते नफ़ी में सर हिलाया। साथ की ज़िंदगी में मेरी हकीकत अच्छी तरह जान लेने के बाद भी वो जेलसी का ही शिकार रही और यकीनन इंसाफ से जाकर जड़ दिया होगा। अब ये, इसने कनखियों से सामने बैठे बिलाल सुल्तान की तरफ देखा। मैं यहाँ से बेदखल ही करने आए होंगे और बेदखल करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो खुद तो न जाने कहाँ है, जो अगर मेरे लिए दुनिया में कहीं मौजूद है तो 1 2 3 से आगे गिनती तो कितनी पड़ती मुझे। वो सोच रही थी और इसके सामने बैठे बिलाल सुल्तान इसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश में मसरूफ़ थे। कमरे में मौजूद तीसरा किरदार सीमी आंटी मुसलसल अपने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए दुआएं पढ़ने में मसरूफ़ थीं। अनहोनी को टालने का इनके पास ये वाहिद ज़रिया था। बहुत अरसे बाद मैंने ये मखसूस माहौल देखा है। बिलाखिर कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए बिलाल सुल्तान ने सीमी ही को मुखातिब किया और यकीन जानो मुझे बहुत अच्छा लगा। सीमी के नज़रों ने अजनबी मेहमान की नज़रों का ताक़ुब किया। वो दीवार के साथ रखे कंसोल पर सजी चीज़ों को देख रहे थे। इसको अपनी सीट बोलते हैं, इसको डची सीट सेट बोलते हैं। उन्होंने उठकर इस कंसोल के करीब जाते हुए कहा और इस पर रखे सफ़ेद टेस्ट्री पर सफ़ेद ही कड़ाहट से उभरे फूलों वाले डची सेट पर उंगली फेरी। क्रोशिया से बना यह मेज़ पोश। उन्होंने एक ऊंची गोल तिपाही को ढांपते मेज़ पोश की तरफ इशारा किया। और ये कटवर्क है ना? वो फिर डाइनिंग टेबल पर रखी टिकोजी के सेट की तरफ बढ़े और फिर सीमी आंटी की तरफ मुड़कर बोले, तवील अरसे के बाद देख रहा हूँ ये सब। उन्होंने कहा, देखा तो शायद कई जगह पर होगा, मगर एक घरेलू औरत की उंगलियों से बने शाहकार अरसे के बाद देखकर बहुत हैरान हो रहा हूँ और इसके लिए मैं तुम लोगों का ममनून हूँ। सीमी और सारा ने चौंक एक दूसरे की तरफ देखा। वो मजाक उड़ा रहे थे या फिर इनकी बात में सच्चाई थी। मैंने एक छोटी इकाई से करोड़ों तक का तवील सफ़र कर रखा है। एक सिफर से चला और हर काम पर सिफर भी बढ़ते गए और इसके साथ लगने वाले हिस्से भी। मगर तुम लोगों को एक बात बताऊं, इंसान लाख बुलाना चाहे वो अपनी इकाई को नहीं पाता। कम अज़ कम मैं नहीं बुलाया। जब ही तो अव्वल इन इकाई से मंसूब चीज़ों को देखकर भी इस आगे आने वाली हर दहाई से मंसूब चीज़ें देखकर भी इस कैफियत में मुब्तला हो जाता हूँ जिसे कहते हैं। उन्होंने बारी बारी सारा और सीमी आंटी की तरफ देखा और इन पर मरकूज़ इनकी नज़रों में एक ही पैगाम छुपा था। इस वक्त तुम मुख्तार हो, तुम्हारे इख्तियार में है, जो चाहे कहो, कहते चले जाओ। वो हल्का सा मुस्कुराए और आहिस्ता कदमों से चलते वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। मैं माजरत ख्वाह हूँ, शायद मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया, जबकि मैं तुम्हें परेशान करने की नहीं, तुम्हारी परेशानियाँ बटाने की नीयत से यहाँ आया था। सारा सीमी ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। सारा, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि तुम कब और कैसे साथ से मुतारिफ हुई? फिर वो नरमी से बोले, आपको मानूर ने नहीं बताया? सारा की आवाज़ घुटी हुई थी। मैं इससे तुम्हारे बारे में क्यों कुछ सुनूंगा? मैं तो तुमसे तारुफ हासिल करने खुद यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। मानूर का इस बात से क्या ताल्लुक? सारा ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। और ये भी यकीन कर लो, मेरे यहाँ आने में मेरी कोई बदनीयती या दिल का खोट शामिल नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारी बातें करने यहाँ आया हूँ। लो, आज हम मिलकर सिर्फ तुम्हारी बातें करते हैं। सारा को साथ की कही हुई एक पुरानी बात याद आई। इसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। मेरी बातें? इसने इनकी तरफ देखा। मेरी बातें जितनी ज़्यादा हैं इतनी ही गैर अहम भी हैं, और आपका वक्त मैं जानती हूँ बहुत कीमती है। इसकी आवाज़ लरज़ रही थी। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा बातें सुनने के लिए ही वक्त निकाल कर आया हूँ। उन्होंने सारा के जुमले में गैर अहम का लफ्ज़ निकालते हुए कहा और फिर सीमी की तरफ देखा। आप मुसलसल खड़ी क्यों हैं खातून? बैठ जाइए और आप भी सुनाइए। यकीनन इस बच्ची की बातों में आपका किरदार भी खासा अहम होगा। सीमी आंटी का जहन मुतवक्का सूरत हाल के बारे में मुसलसल सोच कर माऊफ हो रहा था। वो किसी रोबोट की मानिंद 2 कदम चली और एक कुर्सी पर टिक गई। हूँ। बिलाल सुल्तान ने सारा की तरफ देखा। अब बोलो। ये आबे ज़मज़म में भिगोई तस्बियाँ, थैली भर अजवा खजूरें और चंद जा नमाजें कब तक हमारी रोज़ी का वसीला बने रहेंगे? महल्ले भर के लोग अब हमारी इस अनोखी दुकानदारी पर
हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं। जो चीज़ें हाजी अपनी वापसी पर तबर्रुक के तौर पर तोहफे में देते हैं, वही चीज़ें हम बेच रहे हैं। तोहफे अपनों को दिए जाते हैं और हमारा अपना कौन है यहाँ भला, इसलिए तो हम लोगों को बेच रहे हैं। भोली हो तुम भी। चंद रुपयों के इवज़ अगर हमसे ये कोई ख़रीद भी ले जाता है तो इन चंद रुपयों में ना आटा पूरा होता है न दाल, और अब जो रह भी कितनी गई हैं, चंद एक बाकी हैं। इनसे मज़ीद कितने दिन गुजरेंगे। वाह राबिया बीवी, इतना वक्त देख लिया, इतना वक्त गुजर गया, तुम्हारा ईमान इसी तरह कमज़ोर रहा जैसा पहले था। हज कर आईं, उम्रे भी कर लिए, अपनी आंखों से वो सब देख आईं जिन पर नज़र पड़ते ही काफिर दिल भी मोमिन हो जाता है। मगर तुम हो कि अभी भी कल की फ़िक्र में पड़ी हो। कितना कहा था कि कलमा पढ़ो और हो जाओ मुसलमान, पर तुमने मेरी बात पर कान धर के ना दिया। लो, मैं तो पैदाइशी मुसलमान हूँ, मेरा अब्बा मुसलमान, मेरी अम्मा मुसलमान। फिर भी जब तुमने कहा कि नहीं राबिया, तुम्हारा दिल अभी भी काफिर है, तो क्या तुम्हारे कहने पर मैंने वज़ू करके कलमा नहीं पढ़ा था? तुम्हारे बकौल सच्ची मुच्ची की बाकायदा मुसलमान बनने के लिए। मैं भी समझी थी कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई, मगर आज अपने दिल में झांको तो पता चलेगा कि काफिर है वो। आज पेट भरी ने कल की फिक्र पड़ गई। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और माबूद से ज़्यादा अहद किसी की किसी को फिक्र नहीं होगी। राबिया बेगम, काश जो तुम समझ जाओ। मेरी समझ में तो आज जाए तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं आती। 4 लफ्ज़ों के मानी जान लो तो समझ पूरी किताब पढ़ी तुमने। वो 4 लफ्ज़ सुनो, तवक्कल, फ़क्र, गना और सादगी। मतलब यही कि 4 अनासिर हों तो बनती है ज़िंदगी आसान। एक एक करके क्या बताऊं, चारों ही एक हैं। समझ गई तुम। मुझे बताना चाहती ही हो कि फाके काटने से सवाब मिलता है। अल्लाह की शान है, हर इंसान अपनी बिसात के मुताबिक ही समझता है। फाके काटने की आदत तो डालने की कोशिश करती हूँ, मगर पड़ती नहीं, तो क्या करूँ। सिराज सरफराज को जिधर नौकरी मिल रही है, इसे कहो वो नौकरी कर ले, तुम तो फाके काटने से बच जाओ। नौकरी मालूम भी है किधर मिल रही है। जामिया मस्जिद के इमाम साहब ने इनसे कहा है कि यजमान मंडी में एक छोटी सी मस्जिद है, ज़रूरत है बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाना है और 5 वक्त नमाज की इमामत भी करानी है। तो फिर सोच क्या रहे हो तुम लोग। सराज से कहो नौकरी संभाले। अल्लाह जाने ये यजमान मंडी है किधर, अल्लाह जाने वहाँ के लोगों कैसे हों। मैं तो कभी ना जाने दूँ। घर आई रोज़ी रिस्क को ठोकर नहीं मारते। तुम ही को तो गिला था सिराज सरफराज कोई काम नहीं करता, अब काम मिल रहा है तो तुम ही रोक रही हो। अच्छा ये बात है तो चलो फिर तीनों चलते हैं। मस्जिद के अंदर छोटी सी रिहाइश भी है, इधर रह लेंगे तीनों। तो मुझे साथ किधर घसीटते फिरोगे तुम लोग, मैं इधर ही अच्छी हूँ। अब तो ये महल्ला भी अपना अपना लगने लगा है। लोग इज़्ज़त एहतराम से हाजन बीवी कहकर पुकारने लगे हैं। तुम दोनों का वक्त है, तुम दोनों की ज़िंदगी का आगाज़ है। अगर बेहतर मौका है तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम जानती हो मैंने सिराज सरफराज से निकाह तुम्हारी खातिर किया था, तुम्हारे कहने पर, वरना मैं इसके बारे में ख्यालात जो रखती थी वो इसे अभी भी मालूम हो जाएं तो एकदम भाग जाए यहाँ से। फिर भी कहती हो कि तुम्हें यहाँ छोड़कर इसके साथ चली जाऊँ। शोहर के बारे में ऐसे हक़ारत अमेज़ लहजे में गुफ्तगू तुम्हें ज़ेब नहीं देती राबिया। ना क्या करो ऐसी बातें, गुनाह होता है। हाँ, और दिल के दिल में रख कर सवाब के चक्कर में पड़ जाऊँ तुम्हारी तरह। इसके खातिर दिल में रखे बैठी हो। जिस बेवफा और हरजाई ने मुड़कर देखा भी नहीं, किस हाल में हो, और कमबख्त हमारा बच्चा भी ले उड़ा। राबिया, मैं इसके बारे में एक लफ्ज़ भी गुस्ताखी का नहीं सुन सकती। वादा करो आज के बाद इस लहजे में इनके बारे में बात नहीं करोगी। क्या मशरक़ी औरत है ये भी, भाई इसने पलट कर नहीं देखा। ये हमसे भी ताज़ीम कराई जाती है। अच्छा ठीक है, नहीं करती। और तुम भी सिराज सरफराज की इज़्ज़त करना सीखो। शोहर के वफ़ादार और ताबेदार बीवी ही आखिरत में किसी अच्छे उम्मीदवार हो सकती है। तुम किसी अच्छे के लिए दूल्हा भाई की वफ़ादारी कर रही हो,
میرے نام و مال میں جتنی سیاہ کاریاں ہیں ان کا دھلنا فقط ایک وفاداری سے کہاں ممکن ہے. میں تو فقط کوشش کرتی ہوں کہ جو چند لکیریں رہ گئی ہیں ان پر میرے حق میں کچھ اچھا لکھا جا سکے. بیکاریاں، ارے کاہے کی سیاہ کاریاں؟ گھر سے تم خود نہیں بھاگی تھی. تمہارے باپ نے تمہیں بے دخل کر دیا. خاندان بھر سے کسی کو اشک شوئی کی توفیق نہیں ہوئی. اپنے روزی روٹی کے لیے برائی کا دھندا نہیں کیا تم نے. ہاں اس خداداد صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر تو پھر قریب رزق ضرور کمایا ہے. گناہ کے خوف کے ریڈیو چھوڑا، اپنے ریکارڈ جلا دیے. ایک بظاہر نیک شریف مرد سے نکاح کیا، اس کا بچہ پیدا کیا. پھر بھی تقدیر نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اگر کچھ غلط ہوا بھی تو اس کی سزا تو تم نے قدم قدم پر بھگت لی. پھر کون سی سیاہ کاری باقی رہ گئی تمہارے نام اعمال میں آخر؟ اپنے بیان کی صحت درست کر لو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. کیسی سیاہ کاریاں؟ ماں باپ کی نافرمان بغاوت کر کے گھر سے نکلی، خاندان شریف اعلیٰ حسب نسب کا حامل. اسے تو مجھ پر تھوکنا بھی نہیں چاہیے تھا. اشک شوئی کرنے کی بات کرتی ہو. حکم ہے کہ آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے. ایک مسلمان نیک بیوی کو میں اپنی آواز کی تانے سر کی لہروں پر بکھیر کر ہر سو پھیلاتی رہی. دیفے لاٹرو جیسی کی سرپرستی میں محافل موسیقی کا اہتمام کرتی رہی اور اس کے عوض ملنے والی رقم سے گھر کا خرچہ چلاتی رہی. جو نکاح کیا بھی تو چوروں کی طرح، بچہ پیدا کیا بھی تو چوروں کی طرح. نہ میں دیفے لاٹر سے اپنے لیے پناہ طلب کرتی، نہ وہ یوں جان کا دشمن ہوتا. کوئی ایک سیاہ کاری ہو عمال نامے میں تو کہوں کچھ سیاہ عملوں کے نشان تو سزا کے طور پر میرے چہرے پر پکے ثبت ہو گئے ہیں. آواز جس کا غرور تھا اور جس کے غرور پر ماں باپ کی دل شکنی کر کے بغاوت کر کے گھر سے نکلی تھی، وہ ایسی ہے کہ کیا پہلے پھٹے ڈھول کی ہوگی. جو سنے خوف کھائے. سزا کا عمل تو دنیا ہی سے شروع ہو گیا. آخرت کا سوچوں تو خوف کے مارے کانپ جاتی ہوں. اب بھی ہوش نہ آئے تو مجھ جیسا کوئی بدقسمت بھی ہوگا. ہائے ہائے میرے مولا، مجھے تو خوف کے مارے جھرجھری آ گئی. اے اللہ کا واسطہ ہے جو ان کی صحبت درست کروں. آئندہ بھی مجھے میرا بیان ہی ٹھیک ہے تو پھر اتنا ہی کر لو کہ سرفراز کی عزت کرنا سیکھ لو. یہ سیکھ لیا تو سمجھ لو آخرت سنور گئی. اچھا بھائی، کوشش کرتی ہوں. صرف کوشش نہیں، عمل کرنا سیکھو. تمہارے لہجے کی ناگواری ہی مجھے تمہاری نیت کا پیغام دے رہی ہے. توبہ ہے، تم تو پیچھے ہی پڑ گئیں. پیچھے پڑوں گی تو تم بھی مانو گی. اچھا اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تسبیح اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو آگے روزی کا کیا وسیلہ ہوگا؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہی روزی عطا کرنے والا ہے. ماں سے صغرا ہے نہ تندور والی. ہاں وہ کل کہہ رہی تھی کہ لوگ بچیوں کو مسجد نہیں بھیجنا چاہتے ناظرہ کے لیے. اگر میں بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دوں تو ایک وقت کی روکھی سوکھی کا انتظام بھی ہو جائے گا اور بچیاں بھی قرآن پاک پڑھ لیں گی. اللہ تیری شان. ہوا کے دوش پر سروں کے تانوں کے ساتھ آواز کی لہریں بکھیرتی گائیکا بچوں کو نازا قرآن پڑھائے گی. اور جو بچیاں معصوم تمہارا چہرہ دیکھ کر خوف کھائیں گی تو اللہ توبہ توبہ، میں بھی کیسی کیسی باتیں سوچنے لگتی ہوں. استغفار. اس کی سماعت سے کہیں قریب سے آتی ہلکی سی آواز ٹکرائی تھی. اس کے دماغ نے اس آواز کی لہروں کو وصول کیا تھا. اس کا ذہن جیسے ایک طویل نیند سے جاگا تھا، لیکن ابھی بھی اس پر غنودگی سی کیفیت طاری تھی. اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولنا چاہا مگر اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس کے قریب کھڑے لوگوں نے دیکھا اس کی اس کوشش کے نتیجے میں اس کی پلکیں ذرا سا لرز کر پھر ساکت ہو گئی تھی. رد عمل ظاہر ہو رہا ہے، اسے محسوس ہوا. اس کے کانوں نے یہ الفاظ سنے تھے، وہ ان الفاظ کا مفہوم سمجھ سکتا تھا. اس نے سوچنا چاہا. وہ الفاظ کسی زبان میں بولے گئے تھے مگر اس کا ذہن مزید سوچنے کا بوجھ نہیں اٹھا پایا تھا. وہ پھر سے غنودگی میں جانے لگا تھا. وہ دوبارہ غنودگی میں نہیں جانا چاہتا تھا. کون؟ اس آنکھوں کے بند ہونٹوں سے ایک آواز نکلی تھی. اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں نے چونک کر یہ
आह सुनी थी और इसके चेहरों पर मुस्कुराहट और उम्मीद की एक लहर दौड़ गई थी। ये ज़िंदगी की नवीद की लहर थी। वो सब लोग जो इसके सर पर खड़े इसकी सांसों पर नज़र रखे हुए थे, इनमें से हर किसी को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि सिक्की ड्राइविंग की तारीख में सर के बल गिरने के नतीजे में आने वाली चोट से ज़िंदा बच जाने वालों की मिसालें कितने फ़ीसद थीं। इसके लिए बैठने वाले तिब्बी बोर्ड में मौजूद सिर्फ 2 डॉक्टरों की राय थी। ज़रब खोपड़ी के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर आई है, अंदरूनी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसकी ज़िंदगी के सिलसिले में सबसे ज़्यादा पुरुम्मीद डॉक्टर माइकल थे। बेहोशी की कैफियत ने नाक के ज़रिए खून बहने और चोट के अंदर ही जम जाने की वजह से आकर सर्जरी के ज़रिए जमे हुए खून को हटाया जा सका तो ज़िंदगी की उम्मीद भी ज़्यादा है। शायद 99.9% से ये भी कुछ ज़्यादा ही। डॉक्टर पाल ने अपनी राय देते हुए लिखा था। डॉक्टर अपनी इसी कोशिश में मसरूफ़ थे और डॉक्टरों की सरगर्मी से हटकर बाहर एक और जी रूह इसके साथ ज़िंदगी और मौत की सी कैफियत में गिरफ्तार अपनी सी कोशिश में मसरूफ़ थी। इसने भी डॉक्टरों के साथ साथ इसकी आती जाती सांसों को गिना था। डॉक्टर डॉक्टर सर्जरी में मसरूफ़ थे और वो पुकार में मगन थी। इसने अपनी अब तक की ज़िंदगी में इतनी शिद्दत से अपने लिए कुछ नहीं मांगा था और जब अपने लिए मांगने को अपने अल्लाह की पुकारने लगी थी तो शिद्दत की आखिरी हद तक पहुंच गई थी। तुम्हें एक अहद करके गुजारिश करोगी तो मुझे यकीन है तुम्हारी अर्जीदाश्त का जवाब जल्द और मज़बूत आएगा। डॉक्टर रज़ा हुसैन ने से कहा था। कैसा अहद? यह अहद कि दुआ का जवाब जो भी आए तुम इस जवाब पर राज़ी रहोगी। मैं शिकवा शिकायत गिला गुजारियाँ की अंधी गली में फंसने से गुरेज करोगी। उन्होंने से एक कठिन काम सौंपा था, इंसानी जज्बात की बर्दाश्त से बाहर काम, मगर शायद यही शर्त थी और वह इस रास्ते से हटकर कोई और रास्ता अपनाने पर तैयार नहीं थी। और इसी सुबह की शाम थी जब इसने अपने दिल में पुख्ता अहद किया था कि वो इसकी रज़ा में राज़ी रहेगी। सुबह को किया गया अहद शाम को ज़िंदगी की नवीद देकर आया था। फिर 15-20 मिनट के वक्फे के बाद इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में बिस्तर पर पड़े इसके भाई से निकलने वाली ये आवाज़ इसके लिए गोया पहरों गुफ्तगू के बराबर साबित हो रही थी। इसने डॉक्टरों से दरख्वास्त करके 2-3 मरतबा अपने कान लगा कर यह आवाज़ सुनी थी। ये ज़िंदगी की नवीद थी। ज़िंदगी अभी बाकी थी। ज़िंदगी थी तो सब कुछ था। वो कितने दिनों से जिन कांटों के दरमियान खड़ी थी यकायक जैसे फूलों में तब्दील हो गए थे। ज़िंदगी से भरपूर रंगारंग फूल। हेलो, क्या ये रिजवानुल हक का नंबर है? अस्सलामु अलैकुम। जी, मैं रिजवानुल हक ही बात कर रहा हूँ। कैसे हो तुम रिजवानुल हक? मैं मानूर बात कर रही हूँ। शायद खारी के रेफरेंस से मैं तुम्हें याद रहूँगी। मैं माज़रत ख्वाह हूँ, यहाँ बहुत शोर है जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप मुझे सुबह के वक्त कॉल कर सकती हैं क्या? यहाँ मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा। मुझे तुमसे बहुत मुख्तसर सी बात करनी है। हाँ हैं जी। देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ़, आखिर तुम खड़े किधर हो? मेरे पास आपका नंबर आ गया है। ऐसा करता हूँ मैं आपको ख़ुद कॉल कर लूँगा फ़ारिग होने के बाद। तुम मुझे मिस कॉल दे देना, मैं तुम्हें ख़ुद कॉल कर लूँगी। उफ़ो, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने फ़ोन बंद कर दिया और एक नज़र कॉल करने वाली के नंबर पर डाली। पता नहीं कौन थी और मुझे कैसे जानती थी और मुझे क्यों कॉल कर रही थी। इसने सोचा। इसके पास इस वक्त अपने इन तीनों ही सवालों का जवाब नहीं था और मज़ीद गौर करने की फुर्सत भी नहीं थी। फ़ोन बंद करके इसने अपनी कमीज़ की जेब में रखा और मुड़कर पीछे देखने लगा। इसके सामने रोशनियां जगमगा रही थी। कतार दर कतार रखी कुर्सियों से भरे पंडाल में तमाशाइयों की रौनक पड़ रही थी। शाम का शो शुरू होने वाला था। वो होले से मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए इसके होठों पर लगी सफ़ेदी फैली और इसके रफ्सारों पर गोल टिकिया की मारने लगी। सुर्खी नुमाया होने लगी। इसने दाएं हाथ में पकड़ी सब्ज लोई बालों वाली विग पर सर पर रखी जमाई और इस पर मस्खरों वाला हैट रख दिया। जेब से सफ़ेद गेंद निकाल कर इसके खुले हिस्से को पर जमाया। इसका सबज गोल दायरों वाला पीला और हल्की जैकेट एकदम पहले ही इनका इसके हाथ आई थी, जिसे सौजेब तन किए अपने इर्द गिर्द
बस वो तमाशाइयों के चेहरों पर मुस्कुराहट पे गिरने को एक मरतबा फिर तैयार था। तेज़ रोशनियों के ऐन नीचे तमाशाइयों की तालियों और सीटों पर हाथ हिलाता अपने करतब दिखाकर वो ब्लू हेवन सर्कस के तमाशाइयों को कितने साल बाद नज़र आया था। इनके लिए इतना ही काफ़ी था कि इस इंतज़ामिया ने शदीद नाराज़गी के सबब इससे मुंह मोड़ कर जाने वाला मकबूल आम मस्खरा न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानने के बाद एक बार फिर इनके दरमियान वापस आ मौजूद हुआ था। यकीनन इस शहर में क़याम के दौरान होने वाले सर्कस के तमाम शोज़ में पिछले कुछ सालों की निस्बत इन्हें ज़्यादा आमदनी की उम्मीद बन चुकी थी।